जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। हमारे मेंटरशिप बैच का कारवां पहुंच चुका है फाइनली डे नंबर 14 तक। 2 सप्ताह आपको इससे जुड़कर हो चुके होंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि काफ़ी कॉन्फिडेंस जो लोग पढ़ रहे होंगे एटलीस्ट उन्होंने गेन किया होगा। यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में दूसरों से आगे लेकर जाएगा। कॉन्फिडेंस गेन करते रहिए और लगातार अपने 8 से 10 घंटे के टारगेट पूरे करते रहिए। आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है ये होता है साइंस एंड टेक का। इससे काफ़ी चीज़ें पूछी जा रही हैं आजकल और इससे 2 क्वेश्चन तक एग्जाम में होते ही होते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से थोड़ा बड़ा भी होता है ये, लेकिन इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा दिए गए वीडियो से और एक बार रिवीजन भी इसका करके जाइएगा क्योंकि इसमें कीवर्ड पूछ लेते हैं कई बार। और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, मतलब जीएस वाले जो टॉपिक्स रहेंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि प्रैक्टिस भी लगातार आपकी होती रहनी चाहिए। 120 मिनट प्रैक्टिस के लिए जरूर निकालिए पूरे दिवस में। पूरे एक दिन के अपने प्लान में 120 मिनट आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर निकाल लें। यहाँ पर और मिसलेनियस के फोल्डर से रिवीजन करते रहिए और हाई नोट्स आपके जो इनके तैयार हो चुके हैं उसका रिवीजन बीच बीच में आपको करते रहना है। इस तरीके से 8 से 10 घंटे का समय आपका डेली बेसिस पर बीतेगा। ये जो टॉपिक्स हैं अगर सिर्फ पीडीएफ से पढ़ते हैं तो 35 से 40 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वर्स्ट केस में 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। इतिहास में मुगल साम्राज्य हमारा आज का टॉपिक है। राज्यों के राज्यपाल और उनकी भूमिका। राज्यपाल काफ़ी चर्चा में भी रहे। पिछले साल से ये थोड़ी सी तमिलनाडु के गवर्नर और जो स्टेट की असेंबली उसके बीच कुछ टकराव भी चल रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एनालिसिस वगैरह दिया था। फिर उस पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी जानकारी मांगी थी उनसे। ठीक है, तो ये सब मतलब जो चला इससे कहीं ना कहीं जैसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था इस साल, राज्यपाल की जो भूमिका होती है स्टेट के बिल्स में, उनकी जो पावर्स होती है उसके संबंध में प्रश्न किया गया था। भूगोल के बारे में बात करें तो भारतीय मौसम और जलवायु, पश्चिमी विक्षोभ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले बहुत सवाल पूछे जाते थे, बीच में नहीं पूछे गए हैं, तो ये आ सकता है। इसको स्टार मार्क करिएगा। पश्चिमी विक्षोभ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। मानसून वाला कॉन्सेप्ट वैसे थोड़ा सा परेशान भी करता है स्टूडेंट्स को, लेकिन जितना यहाँ पे दिया जा रहा है एटलीस्ट उतना तैयार कर लीजिए। विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण पहले इससे नहीं आता था, लेकिन इससे लगातार क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, तो ये भी जरूरी है। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण अधिनियम होते हैं, कानून होते हैं। अर्थशास्त्र में जो कई प्रकार के वक्र यानी कर्व होते हैं, कैसे कैसे क्या बनते हैं, क्या डिनोट करते हैं, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। एनवायरनमेंट के टॉपिक ये आपकी स्क्रीन पर है, मतलब ये सारे सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स जो इंग्लिश मीडियम में आपकी स्क्रीन पर है, इंग्लिश मीडियम के टॉपिक्स हो गए।
मुगल एम्पायर ऐसा टॉपिक है, जब जब भी मेडिवल हिस्ट्री किसी भी कह सकते हैं सिलेबस में होगी, उसमें मुगल एम्पायर ज़रूर होगा। मुगल एम्पायर से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। कई बार बहुत फैक्चुअल सवाल आ जाते हैं, कई बार कंसेप्चुअल आ जाते हैं। स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत इस बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि इससे कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। और मुगल साम्राज्य में जो युद्ध वगैरह होते हैं, जो उनका प्रशासन है, प्रशासन बेसिकली मनसबदारी सिस्टम, इसकी डिटेल देखिएगा, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम से ऐसा मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि अन्य एग्ज़ाम जो यूपीपीएससी के हैं या फिर अन्य स्टेट के भी हैं, दूसरे स्टेट के, वो इस पे काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं। मनसबदारी सिस्टम से आपका सवाल 2019 पेपर में भी आया था, एक कंसेप्चुअल सवाल आया था, मनसबदारी सिस्टम हेरिडिटरी है कि नहीं? अभी जस्ट कुछ दिन पहले बीपीएससी में एक पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया था मनसबदारी सिस्टम से। मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली है, अकबर के समय शुरू की गई थी, जिसमें इंटीग्रेट किया जाता है सिविल और मिलिट्री सर्विसेज को। ये सही है। जो मनसबदार होता है उसके सिविल फंक्शंस भी होते हैं, मिलिट्री फंक्शंस भी होते हैं। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की देसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। ये जो है उसकी भूमि प्रणाली से संबंधित है। जागीरदारी सिस्टम में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि आवंटन दिया जाता है, तो ये भी सही है। मनसबदार को भी कई बार सैलरी के बदले जागीर दी जाती थी, कई बार उनको कैश सैलरी दी जाती थी। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो ये मनसबदारी सिस्टम के बारे में, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। मनसबदारी सिस्टम में किस अधिकारी का क्या क्या काम होता था, ये हमको पता होना चाहिए। इसकी पूरी टेबल वैसे हाई नोट्स में भी गिवन है, कौन सा मुगल अधिकारी क्या क्या काम करता था, किसका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और मुगल स्टेट बेसिकली एक मिलिट्री स्टेट था, ये एक थियोक्रेसी पर आधारित राज्य नहीं था। मुगल काल में महत्वपूर्ण पुस्तकों का जो अनुवाद किया गया था, जैसे एग्जाम में आर में पूछा जा चुका है कि जैसे महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से कहलाता है? रज़्मनामा नाम से, रज़्मनामा। रामायण का अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, कुछ समय बाद इब्न हरकरण ने भी इसका अनुवाद किया था। अर्थवेद का अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। तो ऐसे किस ग्रंथ का किस भाषा में अनुवाद किया गया था और किसने किया था, ये एग्जाम में के लिए जरूरी हो सकता है। राज्यपाल, राज्यपाल की भूमिका खासकर स्टेट के बिल्स के संबंध में जरूर देख लीजिएगा। राज्यपाल की भूमिका संबंधी आर्टिकल्स, इनकी पदावधि, त्याग वगैरह कैसे कर सकते हैं, क्या एक राज्यपाल एक से अधिक स्टेट के राज्यपाल हो सकते हैं, ऐसी टेक्निकलिटीज देख लीजिएगा। इन आर्टिकल्स को अच्छे से देख लीजिएगा, खासकर स्टेट बिल्स के संबंध में राज्यपाल की जो भूमिकाएं हैं उनके बारे में देखिएगा। विधायी शक्तियां जो है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा में रही है। ठीक। उसके बाद भूगोल में आ जाते हैं। जलवायु, मौसम, पश्चिमी विक्षोभ, बेसिक अंतर। जलवायु मौसम में क्या होता है, यानी क्लाइमेट में, और वेदर में क्या अंतर होता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पश्चिमी विक्षोभ बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहे हैं पहले, अभी बीच में 2-3 वर्षों से नहीं आए हैं। कैसे पूरा होता है, कहाँ शुरू होता है, भारत की वर्षा को जलवायु कैसे प्रभावित करता है, इसको देखिएगा। जीवधारियों के वर्गीकरण में ये जो चार्ट बना हुआ है, कभी इससे ऊपर से नीचे पूछ लेते हैं, कभी नीचे नीचे से ऊपर क्रम याद कर मतलब पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले डोमेन, फिर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशी, ये होता है। इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं, स्पीशी से शुरू करके फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में। और ये जो ये 5 जगत वर्गीकरण है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर का, इसको देख लीजिएगा। ये फैक्चुअल है थोड़ा सा, ये आज का टॉपिक साइंस वाला। पर्यावरण में भी फैक्चुअल है, इसमें जो मेजर अधिनियम रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण संबंधी अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन अधिकार अधिनियम 2006। ऐसे ही प्रमुख पर्यावरण संरक्षण कानून जो रहे हैं, इनके वर्ष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ष से मिलाने को आ सकता है। कई बार क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं कौन सा कानून कब आया था, इनका उद्देश्य भी पूछ सकते हैं। ठीक। प्रमुख नीतियां कब आई, जैसे राष्ट्रीय वन नीति, जैव विविधता कार्य योजना, राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना, अ, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, ये कब आई थी, तो इनके वर्ष ध्यान रख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था में जो फेमस चक्र या वही वक्र होते हैं, जो कर्व जिनको कहा जाता है, ये ग्राफ बनाए जाते हैं कर्व, इससे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कर्व क्या दिखाता है। जैसे लॉरेंस कर्व आय विषमता को, इनकम इनइक्वलिटी को पॉपुलेशन के बीच दर्शाता है। गिनी गुणांक, ये भी इनइक्वलिटी ऑफ इनकम का मान बताता है। लॉफर कर्व राज्य प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए करों, संग्रहित करों के बीच संबंध को दिखाता है, कि कर्ज ज़्यादा होगा तो कलेक्शन कितना होगा, मतलब कर राजस्व की दर कम होगी तो कलेक्शन कैसा होगा। फिलिप कर्व, कुजनेट्स एनवायरमेंटल कर्व 2019 पेपर में से पूछा था कि इसका शेप क्या होता है। ठीक है, कुजनेट्स पर्यावरण कर्व का शेप क्या होता है, हमसे एक बार पूछा गया था। ठीक है, उल्टा यू जैसा ये होता है। तो ग्रीशम का लॉ क्या है, मांग आपूर्ति वक्र क्या क्या हमको दर्शाता है, और काइनेशियन अर्थशास्त्र का जो मॉडल है, ठीक है, जो जॉन मेनार्ड कीन्स का जो मॉडल है, उसको उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या देखिएगा। हर चीज़ अब आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हर चीज़ पढ़ना है।
सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, हमेशा होती हैं। मैं बीच-बीच में अगर नहीं भी दिखा रहा हूँ तो ये मत सोचिएगा कि आज का डे इंग्लिश में नहीं आया है। सारी चीज़ें साइंस की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, एनवायरनमेंट की इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है। मेरे हिसाब से 10-10 पेज का रिवीजन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, 40-40 पेज अगर ये पढ़ते आप जाएँगे, तो ये समझिए 2-2 3-3 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आप इकट्ठा कर रहे हैं। इस मोटिवेशन के साथ इसको पढ़ते हुए आगे चलिए।